ओके सर जी। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Today we will discuss our sixth lecture that is about bacterial pathogenicity 2. And in this lecture we will discuss various methods that are used by pathogen to invade different or to cause disease in different parts of a host. And here is resistance to killing by phagocytic cells. Some pathogens not only survive within macrophages and other phagocytes, but many actually multiply intracellularly. And normal sequence of events of phagocytosis are blocked by these bacteria. बेसिकली जब भी कोई पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं जैसे माइक्रोफेज। तो वो पैथोजन को एक तो ट्रैप करते हैं, फिर उसको डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू उसको किल करते हैं। तो उस जो फैगोसाइटोसिस का वो प्रोसेस है उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेप्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। अब बैक्टीरिया क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया हमारे पास ऐसे हैं जो फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस को ब्लॉक कर देते हैं। और वो कैसे फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस को ब्लॉक करेंगे, बेसिकली वो जो फैगोसाइटोसिस के डिफरेंट स्टेप्स होते हैं उसमें से किसी एक स्टेप को वो क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। तो जब वो स्टेप ब्लॉक हो जाएगा तो फिर फैगोसाइट सेल्स जो होंगे वो उस पैथोजन को किल नहीं कर सकेंगे। तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास पैथोजेंस हैं उनके पास डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज़म्स हैं जो फैगोसाइटिक सेल्स के मैकेनिज़्म को ब्लॉक करते हैं। फॉर एग्जांपल, and different organisms use different strategies for survival. Mycobacterium tuberculosis thought to resist intracellular killing by preventing phagosome lysosome complex fusion. बेसिकली जो हमारे पास माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है वो फैगोसाइट सेल से कैसे बच जाता है, वो जो फैगोसोम लाइसोसोम जो कम्प्लेक्स बनता है जिनकी फ्यूजन ज़रूरी होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस क्या करता है कि उस कम्प्लेक्स को ब्लॉक कर देता है। तो जब फैगोसोम लाइसोसोम कम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो फिर फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस फर्दर नहीं होगा। तो इस वजह से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को हमारे जो फैगोसाइट सेल्स हैं वो किल नहीं कर सकेंगे। इसी तरह सम ऑर्गेनिज्म स्टिमुलेट नॉर्मल रिस्पिरेटरी बर्स्ट बट और इंट्रिंसिकली रेजिस्टेंट टू effects of potentially toxic oxygen radical produced, and production of catalase by Staphylococcus aureus is thought to protect from toxic oxygen to bacteria. I mean, for example, जो हमारे पास स्टेफिलोकोकस ऑरियस हैं वो भी जो है ख़ुद को बचा लेते हैं। जो फ्री ऑक्सीजन प्रोड्यूस होते, फ्री ऑक्सीजन रेडिकल जो प्रोड्यूस होते हैं ख़ुद को बचा लेते हैं। और वो किस तरह बचा देते हैं, वो एक इंजाइम की प्रोडक्शन करते हैं जो उनको इस टॉक्सिक ऑक्सीजन के इफेक्ट से क्या करता है, वो उनको बचाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस ज़रूरी होता है, जो पैथोजेंस होते हैं उनके पास डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज़म्स होते हैं और वो उन मैकेनिज़म्स के थ्रू फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस को ब्लॉक करेंगे। फिर जब वो फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस को ब्लॉक करेंगे तो वो फर्दर डिजीज़ को क्या करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे ऑर्गेनिजम्स के अंदर। फिर नेक्स्ट इज एंटीजेनिक वेरिएशन। Antigenic variation in surface antigen composition during the course of infection provides a mechanism of avoidance of specific immune responses directed at those antigens, and this strategy is highly developed in blood-borne parasitic protozoans such as trypanosomes, but it also exhibited by different bacteria. तो बेसिकली जब भी कोई पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो वो आपकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई रिस्पांस जनरेट करता है, इम्यून रिस्पांस। तो आपके इम्यून रिस्पांस जो पैथोजन के किसी न किसी पार्ट को आइडेंटिफाई करता है, हम उसको एंटीजन कहते हैं। वो एंटीजन जो होगा वो पैथोजन का कोई ना कोई पार्ट होगा, कोई स्ट्रक्चर पार्ट होगा जिसको आपकी बॉडी क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है। और जब एंटीजन आइडेंटिफाई हो जाएगा
तो फिर आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाएगी और उस पैथोजन को किल करने की क्या करेगी, कोशिश करेगी। और अगेन अगर वो पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर आएगा तो जो मेमोरी सेल्स होंगे आपकी बॉडी के, वो उनको रिकग्नाइज करके दोबारा से क्या कर लेंगे, किल कर लेंगे। लेकिन जो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोजोन्स हैं, इसके साथ साथ डिफरेंट बैक्टीरिया हैं, वो एंटीजेनिक वेरिएशन करते हैं, यानी वो अपने पार्ट्स के अंदर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करते हैं। और जब वो मॉडिफिकेशन करते हैं तो जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो हमारी बॉडी उनको रिकग्नाइज नहीं कर पाती, और जब वो रिकग्नाइज नहीं कर पाएगी तो फिर पैथोजन अगेन आपकी बॉडी के अंदर जो है वो डिजीज़ को इस्टेब्लिश करेगा। और different type of pathogens have a different type of antigenic variation and pathogen. For example, when we talk about Neisseria, then pathogenic Neisseria, for example, are capable of changing surface antigen using different mechanism. यानी जो हमारे पास नाइजेरिया है वो उसके पास डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स होते हैं, और उन मेथड्स को वो यूज़ करके अपनी एंटीजन को क्या करता है, वो चेंज करता है। एंड दीज आर एंड फॉर एग्जांपल pathogenic Neisseria are capable of changing surface antigen using 3 highly efficient mechanisms, and these are mutation of individual amino acids, phase variation, that is switch genes on and off, and horizontal exchange of DNA material. यानी नाइजेरिया जो है जीनस वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज यूज़ करता है, जो मैं स्ट्रेटजीज आपको बताई हैं। फॉर एग्जांपल नाइजेरिया मेनिनजाइटिस कैन अवॉइड द किलिंग effect of antibodies against its major porin A by mutating amino acids or acquiring parts of all of its porin A gene। यानी जो हमारे पास नाइजेरिया मेनिनजाइटिस है वो बेसिकली जो उसकी पोरिन ए प्रोटीन है उसके डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को वो म्यूटेंट कर देगा, और या तो वो उस प्रोटीन के कुछ अमाइनो एसिड को म्यूटेंट करेगा, या सब के सब को क्या कर लेगा, वो म्यूटेंट कर लेगा। तो फिर वो एंटीजेनिक वेरिएशन प्रोड्यूस करेगा, और जब वो आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो आपका इम्यून सिस्टम उसको रिकग्नाइज नहीं कर पाएगा। And the organism can switch off the expression of its capsule or its immunogenic proteins by shifts in the nucleic acid न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कोडिंग देम। यानी ये अपने डिफरेंट और पार्ट्स को भी क्या करेगा, कभी स्विच ऑन करेगा, कभी स्विच ऑफ करेगा, तो उसकी वजह से भी एंटीजेनिक वेरिएशन को क्या करेगा, ये डेवलप करेगा। And another mechanism of antigen variation in Neisseria is a genetic rearrangement demonstrated in family, and usually only one complete Fambarian gene is expressed। यानी जो थर्ड मैकेनिज्म है उसका वो क्या करता है कि ये अपने जो जेनेटिक रीअरेंजमेंट करता है किस चीज़ की, फिम्बरी की। और यूजली ओनली वन कंप्लीट फैम्बरियन जीन इज एक्सप्रेस्ड, जनरली ओनली वन gene is expressed, although there may be several incomplete silent gene sequences present on the chromosomes, and movement of parts of the incomplete gene sequences either from within the genome of the expressing strain or from DNA released by co-infecting strain to an expression locus results in the synthesis of a protein that may differ antigenically from the original। यानी ये इसके अंदर जो फैमिली होते हैं वो जनरली एक उसको जीन क्या करता है, कोड करता है, ठीक है। और बेसिकली फैमिली को ये डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया जब डिजीज एस्टेब्लिश करते हैं तो उसको अटैचमेंट के लिए यूज़ करते हैं। और फैमिली it is not necessary that family are present in all bacteria, they are present in some bacteria and they are absent in some bacteria। अब ये जो इनके फिम्बरी हैं ये बेसिकली एक जीन इनके उसको कोड करते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा इनके अंदर इनकम्प्लीट जीन्स होते हैं जो साइलेंस जीन्स होते हैं, और जब ये साइलेंट जीन्स को एक्सप्रेस करते हैं तो फिर इनका जो एक्सप्रेशन होगा वो फिम्बरी की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर मॉडिफिकेशन लाएगा, और वो जो मॉडिफिकेशन होगी वो इम्यून सिस्टम हमारा रिकग्नाइज नहीं कर पाएगा, और अगर हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिकग्नाइज नहीं कर पाएगा तो फिर ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर फर्दर डिजीज़ को क्या करेंगे, वो एस्टैब्लिश करेंगे। इसी तरह बोरीला दैट कॉज ए रिलैप्सिंग फीवर यूज्ड टू जनरेट एंटीजेनिक वेरिएशन in their outer surface protein
ये जो बोरेला जीनस है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो रिलैप्सिंग फीवर काज करता है, ये भी अपनी जो आउटर सरफेस के ऊपर प्रोटीन्स हैं उनको चेंज करता है। और जब वो प्रोटीन चेंज होंगी तो वो हमारे बॉडी के अंदर जब जाएंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। इम्यून सिस्टम अगर रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तो फिर वो हमारी बॉडी के अंदर फर्दर डिजीज को क्या करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे। एंड सम बैक्टीरिया शो स्ट्रेन स्पेसिफिक एंटीजेनिक वेरिएशन, यानी सम बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्ट्रेन स्पेसिफिक एंटीजेनिक वेरिएशन को भी क्या करते हैं, वो शो करते हैं। और ये हमने जो डिस्कस किया ये बेसिकली एंटीजेनिक वेरिएशन के बारे में था। नेक्स्ट जो पैथोजेनिक बैक्टीरियल पैथोजेनिसिटी या जो उनको पैथोजेनिसिटी इस्टेब्लिश करने में हेल्प करते हैं, हम उनको इम्यूनोग्लोबियन ए प्रोटीएजेस कहते हैं। एंड सेवरल स्पीशीज ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया दैट काज डिजीज ऑन म्यूकोजल सर्फेसेस provide a proteases that specifically cleaves immunoglobulin A at the principal antibody type produced at these sites। यानी कुछ बैक्टीरिया जो म्यूकोजल सरफेस के ऊपर डिजीज इस्टेब्लिश करते हैं वो एक इम्यूनोग्लोबुलिन ए प्रोटीएज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। और आप जानते हैं कि जो म्यूकोजल सर्फेसेस होती हैं वहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो कुछ बैक्टीरिया जो म्यूकोजल सर्फेसेस के ऊपर इन्फेक्शन काज करते हैं या वहाँ पे डिजीज़ को स्टैब्लिश करते हैं, तो वो एक इंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जिसको इम्यूनोग्लोबिन ए प्रोटीएज कहते हैं। तो जब वो उस जगह के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे इम्यूनोग्लोबिन ए होगी, तो वो जो इंजाइम इम्यूनोग्लोबिन ए प्रोटीएज बनाएंगे वो इम्यूनोग्लोबिन ए को डिग्रेड कर देगा और ये उसके इम्यूनोग्लोबिन के जो इफेक्ट्स होंगे उससे क्या कर लेंगे, खुद को महफूज कर लेंगे। एंड these proteases are specific for human IgA। यानी जो IgA के लिए ये जो प्रोटीएजेस हैं ये सिर्फ स्पेसिफिक हैं। नियरली ऑल ऑफ द पैथोजेंस काजिंग मेनिंजाइटिस पोसेस immunoglobulin A protease and polysaccharide capsule to enabling them to persist on mucosal surface and resist phagocytosis during the infancy phase of the disease। इट मीन्स कि जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस काज करते हैं, मेनिनजीन बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स हैं और ये उन लेयर्स को बैक्टीरिया डैमेज करते हैं। तो जो बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस काज करते हैं उनमें उनके अगेंस्ट ये बैक्टीरिया इम्यूनोग्लोबिन ए प्रोटीएज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो इम्यूनोग्लोबिन ए प्रोटीन को डिग्रेड करता है या उसके स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है। तो दूसरा ये पॉलीसैकेराइड कैप्सूल इनके पास होगा और वो जो पॉलीसैकेराइड कैप्सूल है वो इनको डिजीज़ इस्टेब्लिश करने में हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा कि जो फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस है कैप्सूल उसको रेजिस्ट करता है और फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस अगर रेजिस्ट होगा तो फिर ये ज़्यादा आसानी से डिजीज़ को क्या कर सकते हैं, वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और ये मोस्टली जो म्यूकोजल सबसे यहाँ पे ये सिर्फ इम्यूनोग्लोबिन ए प्रोटीज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। और इसलिए मैंने आपको कहा कि जो भी बैक्टीरियल पैथोजेनिसिटी है उसमें पैथोजन के पास भी डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज हैं जिनको वो यूज़ करता है और उन रिटर्न जो इम्यून सिस्टम है या जो होस्ट है उसके पास भी डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज हैं जो पैथोजन को इनकाउंटर करता है। तो जिसके पास जितनी ज़्यादा जो है वो सलाहियत होगी डिजीज़ इस्टेब्लिश करने की या डिजीज़ से बचने की, तो वो उसी हिसाब से वो पैथोजेनिसिटी बैक्टीरिया क्या करेगा, वो डेवलप करेगा। नेक्स्ट इज सीरम रेजिस्टेंस। What is serum resistance? Serum resistance to survive in the bloodstream, bacteria must be able to resist lysis as a result of deposition of complement on the bacterial surface। यानी जो है ब्लड स्ट्रीम के अंदर कुछ हर जो बैक्टीरिया होगा वो उसके डिफरेंट रूट्स होते हैं डिजीज़ को स्टैब्लिश करने के, या टारगेट जो उसका सेल होगा या जो टारगेट उसका टिश्यू होगा उस तक पहुंचने के लिए उसके डिफरेंट जो है ना रूट्स होते हैं। बाज़ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ब्लड के अंदर ब्लड के थ्रू वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जाते हैं। तो इस केस में to survive in the bloodstream, bacteria must be able to resist lysis as a result of deposition of complement on the bacterial surface. And in the Enterobacteriaceae, resistance is primarily due to composition of lipopolysaccharide present in bacterial
आउटर मेम्ब्रेन, यानी जो इंटेरोबैक्टेरियसी हैं उनके अंदर जो ये रेजिस्टेंस होगी सीरम के अगेंस्ट, वो बेसिकली लिपोपॉलीसेकेराइड की वजह से होगी, और बेसिकली लिपोपॉलीसेकेराइड बैक्टीरियल्स के आउटर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होगी, और स्मूथ कॉलोनियल वेरिएंट्स दैट पोसेस पॉलीसेकेराइड और साइड चेन्स are more resistant than rough colonial variants that lack such side chains. And in Nigeria meningitis group B and E. coli K1 sialic acid and capsule prevent complement activation. और complement activation क्या है कि जो हमारा complement system है वो जब बैक्टीरिया के साथ बाइंड कर जाता है तो फिर फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस, जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो ज़्यादा फास्ट अप हो जाता है, वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। तो कुछ बैक्टीरिया के पास डिफरेंट मेथड्स हैं सीरम के अंदर सर्वाइव करने के। तो जैसे हमारे पास नाइजेरिया मेनिंजाइटिस है, ग्रुप बी के हैं, या ई कुलाई के वन जो उसका स्ट्रैंड है वो सियालिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, और उसके साथ साथ वो कैप्सूल को प्रोड्यूस करते हैं जो कंप्लीमेंट एक्टिवेशन को ब्लॉक करेंगे। अगर कंप्लीमेंट एक्टिवेशन ब्लॉक होगी तो फिर ये बॉडी के अंदर क्या करेंगे, ब्लड के अंदर सर्वाइव करेंगे। Next strategy is iron acquisition, and iron is basically necessary for the growth of different microorganisms, and for establishing disease in a particular host. Pathogen must have certain mechanism to obtain iron from different tissues of the host. सो जो आयरन है वो बेसिकली जो बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ के लिए नेसेसरी होगा, और जो होस्ट होगा वो बेसिकली ऐसे मेथड्स को डेवलप करेगा ताकि जो आयरन है वो फ्री स्टेट के अंदर कम से कम हो, ताकि बैक्टीरिया उसको ट्रैप ना कर सके। तो अगर जो है फ्री आयरन ज़्यादा होगी टिश्यूज़ के अंदर, तो फिर बैक्टीरिया वो ज़्यादा से ज़्यादा आयरन को ऑब्टेन करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ग्रोथ करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपना नंबर जनरेट करेगा। लेकिन इन रिटर्न जो होस्ट होता है उसने भी आयरन को एक लिमिटेड फैक्टर रखना होता है, तो वो उसके अंदर जो होस्ट होगा उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स होती हैं जिनके साथ आयरन को बाइंड करवा दिया जाता है, ताकि जो आयरन है वो इजीली जो है पैथोजन को अवेलेबल ना हो। अगर वो आयरन उसको अवेलेबल नहीं होगा तो उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी और वो फर्दर जो डिजीज़ होगी वो उसको इस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा। तो द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री आयरन इन द बॉडी fluids and secretion is below that is required for bacterial growth because it is bound high affinity membrane bound iron binding proteins such as transferrin and lactoferrin. इट्स मीन कि जब बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर होगा या पैथोजन होगा तो आपकी बॉडी उस कंसंट्रेशन आयरन कंसंट्रेशन को जो बैक्टीरिया को चाहिए होती है उससे क्वांटिटी के अंदर रखेगी, ताकि जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ ना हो सके, और वो डिफरेंट हाई एफिनिटी मेम्ब्रेन बाउंड आयरन बाइंडिंग प्रोटीन्स जैसे ट्रांसफेरिन है और लैक्टोफेरिन है उसके साथ आयरन को क्या किया जाएगा, बाइंड करवाया जाएगा, ताकि जो फ्री आयरन है वो पैथोजन को कम से कम अवेलेबल हो ताकि डिजीज को फर्दर स्टैब्लिश ना कर सके। एंड टू मल्टीप्लाई इन बॉडी फ्लूइड्स एंड प्रोटीन्स, तो जो बॉडी फ्लूइड के अंदर हैं जो वहाँ पे सर्वाइव करते हैं जहाँ या वहाँ पे जो डिजीज़ इस्टेब्लिश करते हैं, तो उन्होंने भी इस आयरन डेफिशिएंसी को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट मेथड्स अडॉप्ट किए हुए हैं, और वो जो मेथड्स हैं उनको वो यूज़ करेंगे, और उससे वो क्या करेंगे, जो है वो उस डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे। बैक्टीरिया सच एज ई कोलाई क्लेबिसिला निमोनी प्रोड्यूस एक्स्ट्रा सेलुलर iron chelators called siderophores for this purpose। इसका मतलब क्या है कि जो बैक्टीरिया ई कोलाई और क्लेबिसिला निमोनी हैं वो चिलेटर्स को एक्स्ट्रा सेलुलर आयरन चिलेटर्स को प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम साइडिरोफोर्स कहते हैं, और वो साइडिरोफोर्स बेसिकली बाउंड प्रोटीन से जो है वो फ्री आयरन को रिलीज़ करवाएंगे, और जब वो रिलीज़ होगी तो फिर जो है वो उनके लिए अवेलेबल होगी पैथोजन के लिए, और जब वो पैथोजन के लिए अवेलेबल होगी तो पैथोजन की क्या होगी, वो फर्दर ग्रोथ होगी।
others including Campylobacter and Neisseria meningata do not produce siderophores themselves but are able to obtain iron from siderophore produced by other species or used host molecules such as noradrenaline which has siderophore like activity. यानी जो बाज़ पैथोजेंस हैं लाइक नाइजीरिया मेनिनजाइटिस तो वो उनके पास जो है साइडिरोफोर्स नहीं होते तो फिर क्या करते हैं वो डिफरेंट जो स्पीशीज़ और प्रेजेंट होती हैं बॉडी के अंदर तो उनसे क्या करते हैं वो प्रोटीन लेते हैं या वो होस्ट की कुछ प्रोटीन्स हैं जैसे नोरा ड्रेनालिन तो वो भी उसकी भी एक्टिविटी साइडोरोफोर जैसी होगी तो फिर वो उसको यूज़ करते हैं और जो बाउंड आयरन है डिफरेंट प्रोटीन्स के साथ उसको क्या करते हैं वो वहाँ से हासिल करते हैं ताकि जो आयरन की डेफिशिएंसी है उसको पूरा किया जा सके। फिर सम बैक्टीरियल जो स्पीशीज रिमूव्स आयरन बाय प्रोटीलाइटिक लीवेज ऑफ चिलेटर यानी वो डिफरेंट टाइप ऑफ इंजाइम प्रोड्यूस करते हैं और वो डिफरेंट टाइप ऑफ इंजाइम जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ इंजाइम जो प्रोड्यूस करेंगे वो प्रोटीन के साथ जो आयरन बाइंड है उसको क्लीव कर देंगे ब्रेक कर देंगे और जब वो ब्रेक हो जाएगा तो वो आयरन फ्री फॉर्म के अंदर आ जाएगा और जब वो फ्री फॉर्म के अंदर आ जाएगा तो पैथोजन इसको यूज़ करेगा ताकि वो फर्दर अपनी ग्रोथ को क्या कर सके वो कंप्लीट कर सके। Many bacteria express receptors for binding and internalizing other mammalian iron containing molecules such as heme, hemoglobin and hemoglobin complexes. These mammalian molecules are located intracellular where they may be available to intracellular pathogens. They may also be released by bacterial hemolysin that lyse the red cells. तो इसके अलावा भी जो डिफरेंट मेथड्स हैं वो यूज़ करेंगे फॉर एग्जांपल जो these bacteria use mammalian molecules like hemoglobin, heme, and these mammalian molecules are located intracellularly where they may be available to intracellular pathogens and they may also be released by bacterial hemolysin that lyse the red cells। यानी इसके अलावा भी डिफरेंट बैक्टीरियाज ने डिफरेंट स्ट्रेटजीज आयरन को ऑब्टेन करने के लिए क्या की हुई है रखी हुई हैं और जब पैथोजन को आयरन फ्री फॉर्म के अंदर मिलेगा तो फिर उसकी जो ग्रोथ होगी वो स्टॉप नहीं होगी और वो फर्दर डिजीज़ को क्या करता जाएगा वो इस्टेब्लिश करता जाएगा। फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी एंड स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडिस and Staphylococcus aureus have specific receptors for transferrin and lactoferrin on their substances and are able to bind these proteins and remove the iron directly from these host proteins and all of these mechanisms occur when there is shortage of iron। यानी ये जो बैक्टीरिया और डिफरेंट पैथोजेंस आयरन को एक्सक्वेट करते हैं या आयरन को होस्ट में से निकालते हैं ये तब सारे प्रोसेसेस करेंगे जब आयरन की डेफिशिएंसी होगी और जब वो आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो पैथोजन ये सारे मेथड्स को यूज़ करेगा और डिफरेंट पैथोजेंस डिफरेंट स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हैं ताकि आयरन को ऑब्टेन कर सकें और जब आयरन को मिल जाएगा तो फिर इनकी फर्दर क्या होगी ग्रोथ होगी और जब वो ग्रोथ होगी तो फिर फर्दर वो डिजीज़ को क्या करेंगे इस्टेब्लिश करेंगे। नेक्स्ट इज डैमेज और डिसफंक्शन। In order for an infection to become apparent, there must be sufficient host damage for individual to become symptomatic। यानी इन्फेक्शन का ज़ाहिर होने के लिए ज़रूरी है कि जो भी पैथोजन है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम्स को शो करवाए और ताकि पता चल सके कि वो इंडिविजुअल जो है वो सिम्टोमेटिक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर जो बैक्टीरिया है जो है वो हर बैक्टीरिया जो है वो जो है वो सिम्टम्स शो करवाए होस्ट के अंदर ज़रूरी नहीं है। तो जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ डैमेज यानी जो पैथोजन डैमेज काज करवाता है होस्ट के अंदर वो दो तरह का होता है। एक डैमेज काज बाय पैथोजन इटसेल्फ यानी एक वो वाला डैमेज जो डायरेक्ट डैमेज है जो पैथोजन जिसके लिए इन्वॉल्व है जिसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करे
और वो सब्सटेंसेस हमारे इम्यून सिस्टम को काम करने से रोके, या हमारे जो सेल हैं या हमारे जो टिश्यूज़ हैं उनको अगर डैमेज करे तो हम उसको कहते हैं डैमेज काज बाय पैथोजन। एंड another damage that is called immune mediated damage, that is called immunopathology। यानी इम्यूनोपैथोलॉजी से क्या मुराद है कि बाज़ पैथोजन ऐसे जो है मालिक्यूल्स, ऐसे सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जो होस्ट के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट ज़्यादा करवा देते हैं। उसकी जो इन चीज़ों की नेसेसिटी ज़रूरी नहीं है वो उसको भी क्या करवाते हैं, वो एक्टिवेट करवाते हैं। वो डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज को इनिशिएट पैथोजन करवाते हैं। तो जब वो होगा, इम्यून सिस्टम आपका अवरली एक्सप्रेस करेगा, तो उसकी वजह से भी आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट डैमेजेस शो होंगे। और जब आपके इम्यून मेडिएटेड डैमेजेस होंगे तो वो हम उसको इम्यूनोपैथोलॉजी कहेंगे। और इम्यूनोपैथोलॉजी डायरेक्ट पैथोजन नहीं करेगा बल्कि वो इनडायरेक्टली आपके बॉडी के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को अफेक्ट करेगा। मोस्टली बैक्टीरिया का डायरेक्ट होस्ट डैमेज थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन्स। तो मैंने आपको बताया कि मोस्टली जो बैक्टीरिया हैं वो जो मोस्टली बैक्टीरिया जो हैं वो डायरेक्टली होस्ट को डैमेज करते हैं। और वो होस्ट को कैसे डैमेज करते हैं, वो होस्ट को डैमेज करते हैं थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन्स। फिर ये जो टॉक्सिन्स हैं, देयर आर टू टाइप्स of toxins which are produced by pathogen. One type of toxin is called exotoxins, and other one is called another type of toxin is called endotoxins. तो basically जो है in many bacterial infections, part are all the characteristic pathology of the disease is caused by the toxin। यानी जो toxins हैं मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर कुछ पार्ट इन्फेक्शन का या जो ज़्यादा पैथोलॉजी डिजीज़ के दौरान होस्ट के अंदर होगी उसको मोस्टली इनिशिएट करते हैं, टॉक्सिन इनिशिएट करते हैं। ठीक है। और जो हमने पीछे डिस्कस किए वो मोस्टली जो मेथड्स हैं वो उसके इम्यून सिस्टम से बचने के मेथड्स हैं, लेकिन यहाँ पे आके वो फर्दर डिजीज़ क्या करेगा, इस्टेब्लिश करेगा, और फर्दर जो होस्ट है उसको पैथोजन क्या करेगा, वो डैमेज करेगा। तो toxin may direct exert their pathogenic effect directly on a target cell, or may interact with the cells of immune system, resulting in the release of immunological mediators called cytokines that cause pathophysiological effects। तो जो भी हमारे पास ये जो टॉक्सिन्स हैं ये डायरेक्टली भी आपके उस सेल को अफेक्ट कर सकते हैं, या फिर वो जो टॉक्सिन्स होंगे वो आपके इम्यून सिस्टम को ओवर एक्सप्रेशन करवाएंगे थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइंस, एंड आल्सो स्टार्ट ऑफ डिफरेंट सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज इन द होस्ट। यानी जो टॉक्सिन्स हैं एक तो वो डायरेक्टली भी सेल को अफेक्ट कर सकते हैं, दूसरा वो इम्यून सेल को एक्टिवेट करेंगे जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनोलॉजिकल मेडिएटर रिलीज होंगे लाइक साइटोकाइंस, और वो अपने पैथोफिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स को क्या करेंगे, वो शो करवाएंगे। Such effects may not always lead to the death of the target cell but may selectively impede specific functions। तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो टॉक्सिन प्रोड्यूस हो रहे हैं ये जो है वो सारे के सारे सेल को मार देंगे, बल्कि वो बाज़ दफ़ा सेल के डिफरेंट जो फंक्शंस हैं उनको वो स्टॉप करवा देंगे। And substances that have toxic physiological effects on target cells in vitro do not necessarily have same effects in vivo। यानी जब हम ये जो टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं अगर आप इनको इन वीवो और इन विट्रो अगर आप इनको एक्सप्रेस करवाएंगे इन सब्सटेंसेस को, तो ज़रूरी नहीं है कि जो उनका एक्सप्रेशन है वो इन विट्रो भी वैसा ही हो जो इन वीवो के अंदर होगा। इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न यह है कि जो इन्वायरमेंट होस्ट के अंदर है वो या बाहर है, हम एग्जैक्टली वैसा नहीं दे सकते पैथोजन को, तो उस वजह से जो उसके टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होगा इन वीवो और आउट वीवो के अंदर, इन वीवो और इन विट्रो के अंदर उसके दरमियान डिफरेंस होगा, वो सारे का सारा वैसा नहीं होगा जैसा वो बॉडी के अंदर वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है पैथोजन। नेक्स्ट इज टॉक्सिन टाइप्स, and two broad categories of toxins have been described
One is called endotoxin, which is a component of outer membrane of gram-negative bacteria. एंड यानी जो हमारे पास दो टॉक्सिन की कैटेगरीज हैं, उसमें से जो फर्स्ट कैटेगरी है हम उसको एंडोटॉक्सिन कहते हैं, और जो एंडोटॉक्सिन है बेसिकली वो ग्राम पॉजिटिव के अंदर नहीं होता. एंडोटॉक्सिन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, and exotoxins are produced extracellular but both gram positive and gram negative bacteria. यानी जो हमारे पास एक्सोटॉक्सिन्स हैं वो ग्राम पॉजिटिव भी प्रोड्यूस करते हैं और ग्राम नेगेटिव भी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो एक्सोटॉक्सिन है वो आउटर मेम्ब्रेन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की है वो सिर्फ उसको प्रोड्यूस करते हैं. एंड दीज टू टॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया टू एस्टैब्लिश डिजीज़ इन देयर होस्ट. यानी ये जो डिजीज़ ये जो टॉक्सिन्स हैं ये बैक्टीरिया इसलिए प्रोड्यूस करते हैं दोनों टाइप्स का टॉक्सिन, ताकि जो होस्ट है उसके अंदर डिजीज़ को क्या कर सकें, वो इस्टेब्लिश कर सकें, डिजीज़ को फॉर्म करवा सकें. तो ये जो हमारे पास एक्सोटॉक्सिन्स हैं, ये जो डिफरेंट ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सोटॉक्सिन जो है प्रोड्यूस करते हैं. और वो जो एक्सोटॉक्सिन जो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, वो जो उनका अफेक्ट होगा या जो उनका मोड ऑफ एक्शन होगा एक्सोटॉक्सिन का डिफरेंट पैथोजन बैक्टीरिया का, वो डिफरेंट होस्ट के डिफरेंट टिश्यूज़ के ऊपर होगा, और उसका जो काम करने का मैकेनिज्म भी होगा. और वो एक्सोटॉक्सिन के केस में जो डिफरेंट पैथोजन इनको प्रोड्यूस करेंगे वो उनकी वजह से भी क्या होगा, वो डिफरेंट होगा. First we will discuss about endotoxin, and lipopolysaccharide is anchored into the bacterial outer membrane through a molecule called lipid A molecule. And here we are talking about the structure of gram-negative bacteria cell wall. And lipopolysaccharide is anchored into the bacterial outer membrane through a molecule which is known as lipid A molecule, and covalently linked to lipid A and the sugar molecules that form highly variable O antigen structure of gram-negative bacteria. And one solid bacteriological media bacteria with carrying O antigen form smooth colonies, and without O antigen form rough colonies. एंड यानी जो हमारे पास लिपोपोलिसैकेराइड है वो लिपिड ए मालिक्यूल से एंकर्ड होती है, और जो कोवेलेंटली इसके साथ लिपिड ए मालिक्यूल है उसके साथ जो है डिफरेंट टाइप ऑफ और स्ट्रक्चर जो हैं वो लिंक्ड हैं, और वो डिफरेंट मीडिया के अंदर जो वो प्रोडक्शन करते हैं वो भी क्या होगी, वो डिफरेंट होगी. एंड एंडोटॉक्सिन आल्सो कॉल्ड लिपोपोलिसैकेराइड, यानी जो एंडोटॉक्सिन हैं इनको हम लिपोपोलिसैकेराइड भी कहते हैं. और lipopolysaccharide is a component of outer membrane of gram-negative bacteria, and it is released from bacterial surface via outer membrane vesicles, which may be released from bacterial cell surface or by lysis and disintegration of the organism. तो जो एंडोटॉक्सिन है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर ये नहीं है. और ये जो इसका मैकेनिज्म है काम करने का वो भी रिलीज होने का वो डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू डिफरेंट बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया से क्या होता है, ये रिलीज होता है. स्टूडेंट्स आपको आवाज़ ठीक आ रही है? यस सर. ओके. Next is exotoxins, and exotoxins are diffusible proteins secreted into external medium by the pathogen. यानी ये जो हमारे पास जो exotoxins हैं ये जो है ये जो है डिफ्यूज़ करते हैं एक्सटर्नल मीडियम से, और इनको रिलीज पैथोजन करता है. और मोस्ट पैथोजेंस secrete various protein molecules that facilitate adhesion or invasion of the host. Many others can damage to the host cell. यानी जो पैथोजेंस हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स को secrete करते हैं जो उनकी एडहेजन को और जो उनके साथ इन्वेजन है होस्ट के अंदर उसको वो इंक्रीज़ करवाते हैं. और बाकी जो हैं वो जो मालिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं वो बेसिकली जो है वो उसके टिश्यू को क्या करते हैं, वो होस्ट के सेल्स को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं. तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो एक्सोटॉक्सिन वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स हैं, और वो वाली प्रोटीन्स बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है ताकि
डिफरेंट पैथोलॉजिकल इफेक्ट जो होस्ट है उसके ऊपर क्या हो सकें, वो शो हो सकें। द डैमेज में बी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल, यानी जो वो डैमेज काज करेगा वो फिजियोलॉजी यानी बॉडी के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उनके ऊपर भी असरअंदाज होगा, या वो डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोलॉजी बॉडी के अंदर क्या करेगा, वो पैथोजन काज करेगा। ठीक है, तो हर जो एक्सोटॉक्सिन है उसकी अपनी एक नेचर है जिसके थ्रू वो क्या करता है, वो काम करता है। तो बाज़ होते हैं जो बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को ब्लॉक करते हैं, और बाज़ ऐसे होते हैं जो बॉडी के अंदर डिफरेंट पैथोलॉजिकल इफेक्ट्स को क्या करते हैं, वो शो करते हैं। और ये वेरी करता है डिफरेंट टाइप ऑफ टॉक्सिन्स के ऊपर, जो डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं। Exotoxins vary in their molecular structure, biological function, mechanism of secretion and immunological properties। यानी मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी हमारे पास एक्सोटॉक्सिन्स हैं वो मालिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के अंदर भी डिफरेंट होंगे, यानी कुछ मालिक्यूल लार्जर प्रोटीन होगी उनकी, कुछ की स्मॉलर प्रोटीन होगी। ठीक है, और जो उनका बायोलॉजिकल फंक्शन है, यानी जो बायोलॉजिकली किसी पार्ट के ऊपर वो अफेक्ट होंगे, वो भी क्या होगा, वो डिफरेंट पैथोजेंस के लिए क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। इसी तरह जो मैकेनिज्म ऑफ स्क्रीशन होगा, यानी जिस मैकेनिज्म के थ्रू वो स्क्रीट होंगे वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। और इन उन, उन जो पैथोजेंस हैं उनके वो जो एक्सोटॉक्सिन्स हैं उनकी इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, वो डिफरेंट होगी। The list of bacterial toxin is vast. However, they are classified according to their mode of action on animals. It means when we talk about the number of bacteria that produce exotoxin during disease establishment, then then we can say that there are many types of bacteria that produce exotoxin. But for our easiness, we can classify different type of exotoxins on the basis of their mode of action on animal cells। यानी हमारे पास जो exotoxin हैं इनकी different types हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया जिसको प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हम इनकी डिवीजन, इनके जो एक्शन है जो एनिमल सेल्स के ऊपर ये करते हैं उसके हिसाब से हम इनको क्या करते हैं, हम इनको तीन फिर जो एक्सोटॉक्सिन्स हैं ये इनके जो मोड ऑफ एक्शन हैं, हम इसके हिसाब से हम इनको तीन टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक टॉक्सिन को हम एक्सोटॉक्सिन को हम टाइप 1 एक्सोटॉक्सिन, सेकंड वन को टाइप 2 एक्सोटॉक्सिन, और थर्ड वन को हम एक्सोटॉक्सिन टाइप 3 कहते हैं। ठीक है, और जो टाइप 1 टॉक्सिन्स हैं वो बेसिकली मेम्ब्रेन एक्टिंग हैं, और these membrane acting toxins bind surface receptors and stimulates transmembrane signal and include super antigen toxins। यानी ये जो टाइप 1 हैं ये डिफरेंट मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं और फिर डिफरेंट अपने इफेक्ट्स को क्या करते हैं, वो शो करते हैं। एंड टाइप 2 toxins are membrane damaging toxins that directly affect membrane, forming pores or disrupting lipid bilayers। यानी एज यू नो कि जो भी हमारा सेल जो हमारा यूकैरियोट का सेल है उसके बाहर जो उसको प्रोटेक्ट करती है वॉल, हम उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और सेल मेम्ब्रेन जो है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक को हम प्रोटीन कहते हैं और सेकंड वन को हम जो है लिपिड्स कहते हैं। तो मेजर कंपोनेंट जो है इनकी जो कंपोजिशन होती है लिपिड और प्रोटीन की, वो भी सेल के अंदर क्या करती है, ये वेरी करते हैं, ये दोनों सेल मेम्ब्रेन के अंदर इक्वल क्वांटिटी के अंदर नहीं होते। तो जो टाइप 2 एक्सोटॉक्सिन्स हैं वो डायरेक्टली मेम्ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। और एक किस तरह अफेक्ट करते हैं, या तो उसके अंदर पोर्स क्रिएट करेंगे तो उसकी उसमोलैरिटी चेंज हो जाएगी, या उस जो लिपिड बाई लेयर है उसको डैमेज करेंगे। तो जब सेल मेम्ब्रेन जब पोर्स क्रिएट करेंगे या लिपिड बाई लेयर को, तो फिर सेल का स्ट्रक्चर ठीक नहीं रहेगा और उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी। जो थर्ड टाइप है हम उसको टाइप 3 जो है एक्सोटॉक्सिन कहते हैं। और दीज आर इंट्रासेलुलर इफेक्टिव टॉक्सिन्स ट्रांसलोकेट एंड एक्टिव enzymatic component into the cell and modify intracellular target molecule। यानी ये different type of enzymatic enzyme प्रोड्यूस करते हैं दैट आर प्रोटीन इन नेचर, और वो मॉडिफाई करते हैं इंट्रासेलुलर जो टारगेट मालिक्यूल है
उसको क्या कर देते हैं, वो मॉडिफाई कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं जो एक्सोटॉक्सिन्स हैं ये 3 तरह के होते हैं। एक वो जो एक वो जो रिसेप्टर्स के थ्रू बाइंड करके अपने इफेक्ट को शो करते हैं। जो टाइप 2 हैं वो डायरेक्टली मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं एट द थ्रू disrupting lipid bilayer or forming different type of pores। और जो थर्ड वन है वो डिफरेंट टाइप ऑफ इंजामेटिक कंपोनेंट प्रोड्यूस करते हैं और जो टारगेट सेल है उसके इंट्रासेलुलर टारगेट मॉलिक्यूल है उसको क्या कर देते हैं, वो मॉडिफाई कर देते हैं। नेक्स्ट इज मोड ऑफ एक्शन ऑफ एक्सोटॉक्सिन, यानी जो हमारे पास एक्सोटॉक्सिन्स हैं उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो एक्सोटॉक्सिन्स हैं वो डिफरेंट टिश्यूज़ या डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं और बॉडी की जो फंक्शनिंग है उसको डिस्टर्ब करते हैं। फॉर एग्जांपल जो कोलेरोटॉक्सिन एंड हीट लिबाइल टॉक्सिन्स ऑफ एंटेरोबैक्टीरियसी that is E. coli do not induce inflammatory changes in the intestinal mucosa but disturb the processes that regulate ion and water exchange across the intestinal epithelium। यानी जो हमारे पास कॉलरा और ई कोलाई के डिफरेंट स्टैंड्स हैं वो हमारी वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करते, बल्कि वो जाके आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करते, बल्कि जो आपके एपिथेलियल सेल्स हैं, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम है, उसके अंदर जो आयन और वाटर का एक्सचेंज है उसको क्या करते हैं, वो डिस्टर्ब करते हैं। और जब वो डिस्टर्ब होगा तो फिर आपकी बॉडी सही तरह से काम नहीं करेगी। इसी तरह इसी तरह इन कंट्रास्ट इंटेरोटॉक्सिन ऑफ क्लस्ट्रीडियम डिफिसाइल and Bacillus cereus cause structural damage to epithelial cells, resulting in the inflammation and other gastrointestinal pathogen. Enteropathogenic E. coli mediates damage by a process that involves the secretion of a protein directly across both bacterial components and the host cell membrane in a single step. And this protein inserted into the host cell membrane where it acts as a receptor for the bacterial adhesion and binding of this protein results in the phosphorylation of lateral protein. This then leads to signaling cascade and cytoskeleton rearrangement within the host cell। तो ये different mechanism है जिसके थ्रू ये टॉक्सिन अपने इफेक्ट को क्या करते हैं, सिस्टमैटिक फैगोसाइटिक फंक्शन, यानी जो हमारे पास पेट्रोसिस है टॉक्सिन है वो जो हमारे ट्रैकियल साइटोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जो हमारे सीलिया हैं उनकी बीटिंग को क्या करता है, वो इनहिबिट करता है। नेक्स्ट वन इज़ जो हमारे पास है हम उसको जो है वो इंटेरोटॉक्सिन एक्शन जो होगा वो भी बेसिकली जो है ई कोलाई के वो आपके जो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सचेंज होता है आइंस का, उसको क्या करता है, ये ब्लॉक करता है। तो उसकी वजह से ये क्या करते हैं, ये अपने इफेक्ट को क्या करते हैं, वो शो करते हैं। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट है ये डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया शो करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया के उस इफेक्ट को डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट एक सिस्टमैटिक इफेक्ट्स ऑफ टॉक्सिन्स, यानी सिस्टमैटिक्स जो होगा वो ज़्यादा एरिया को आपके पूरी बॉडी के अंदर जाएगा और वो ज़्यादा पार्ट्स को आपके डैमेज करेगा। And some toxins cause damage to internal organs following absorption from the focus of infection, including in this category or the toxin causing diphtheria, tetanus and botulinum, and those associated with streptococcus, scarlet fever, staphylococcal toxic shock syndrome, and hemolytic uremic syndrome associated with Shiga toxin producing enteropathogens। यानी जो हमारे पास सिस्टमैटिक अगर हम इफ़ेक्ट्स की बात करें डिफरेंट टॉक्सिन्स की, तो वो
आपके जो इंटरनल आर्गन्स हैं उनके पास जाएंगे और ज़्यादा आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जाके वो अपने इफ़ेक्ट्स को क्या करेंगे, वो शो करेंगे। और जो हमारे पास सिस्टमेटिक इफ़ेक्ट्स जो टॉक्सिन को शो करते हैं वो मोस्टली कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थेरिया है, जो आपकी बॉडी के अंदर डिफ्थेरिया काज करता है। इसी तरह जो बैक्टीरिया क्लस्ट्रीडियम टेटनी है जो टेटनस को काज करता है, क्लस्ट्रीडियम बोचुलिनम है वो बोचलिज्म को काज करता है। और इसके अलावा ये सिस्टमेटिक टॉक्सिन अफेक्ट्स को क्या करते हैं, वो शो करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास स्टेफ्लोकोकल स्कारलेट फीवर काज करते हैं, या स्टेफ्लोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है, या हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम है एसोसिएटेड विद शीगा टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग, ये जो है ये टॉक्सिन क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं। And the diphtheria toxin, the gene for which is bacteriophage encoded, inhibits protein synthesis in mammalian cell। यानी जो डिप्थीरिया टॉक्सिन है वो मेमेलियन सेल के अंदर प्रोटीन सेंसिस को क्या करेगा, वो ब्लॉक करेगा। इसी तरह जो क्लस्ट्रीडियम टेटनी है जो टेटनस काज करता है, वो बहुत ज़्यादा पैथोजेनिक है और बहुत ज़्यादा वो हार्मफुल टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। Tetanus toxin, in contrast, exerts its effect by preventing the release of inhibitory neurotransmitters, whose function is to prevent overstimulation of motor neurons in the central nervous system, resulting in conclusive muscle spasm characteristics of tetanus। यानी जो है जो टेटनस है वो बेसिकली न्यूरो सिस्टम के ऊपर मसल न्यूरॉन्स के ऊपर अफेक्ट करता है। और टेटनस जो है वो जो एक हमारे पास इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, यानी न्यूरोट्रांसमीटर वो डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स हैं जो है न्यूरॉन्स के दरमियान इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं। और देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, वन इज इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड अदर वन इज एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो एक्साइटरी जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जैसे एसिटाइल कोलिन है, तो वो एक मसल को कंट्रैक्ट करवाएगा। और जो हमारे पास इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो मसल एक्शन को स्टॉप करवाते हैं और मसल को रेस्ट की पोजीशन के ऊपर लाते हैं। तो जो भी हम एक्टिविटी करते हैं उसमें न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस होते हैं, कुछ इनहिबिटरी के तौर पर प्रोड्यूस होते हैं, कुछ एक्साइटरी के तौर पर प्रोड्यूस होते हैं, और ये साइकिल चलता रहता है। लेकिन बाज़ बैक्टीरिया हैं जैसे क्लस्ट्रीडियम टेटनी है, तो वो जो अमाइनो इनहिबिटरी एक न्यूरोट्रांसमीटर को प्रिवेंट कर देता है। और जब वो प्रिवेंट हो जाता है तो उसकी वजह से मोटर न्यूरॉन जो हैं वो ओवर स्टिमुलेशन के अंदर रहते हैं, और उसकी वजह से कंक्लूसिव मसल स्पाज्म होगा, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, जो है वो टेटनस की। And the botulinum toxin results from the ingestion of preformed toxin produced by Clostridium botulinum in food contaminated with bacterium, and it is not true infectious disease. And this toxic activity is due to a family of serological distinct polypeptide neurotoxins। यानी जो हमारे पास बोचुलिनम है ये बेसिकली बोचुलिज्म काज करता है, और ये भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है क्लस्ट्रीडियम बोचुलिनम। और क्लस्ट्रीडियम बोचुलिनम बेसिकली फूड पॉइजनिंग काज करता है। जो आपका फूड है अगर उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है तो ये ऑक्सीजन के एब्सेंस के अंदर ये बैक्टीरिया ग्रो करता है और अपने टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है। और जो फूड जिसके अंदर ये बैक्टीरिया मौजूद है अगर वो इन्फेक्टेड है या वो कंटिमिनेटेड है इस बैक्टीरिया से, तो फिर वो क्लस्ट्रीडियम बोचुलिनम टॉक्सिन वो प्रोड्यूस करेगा, और वो टॉक्सिन भी जो है आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट इफेक्ट्स को क्या करेगा, वो शो करेगा। इसी तरह एक और जो टॉक्सिन है जिसको हम स्टेफ्लोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कहते हैं, और स्टेफ्लोकोकस टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम बेसिकली ये डिफरेंट जो स्ट्रेन्स हैं स्टेफ्लोकोकस ऑरियस के, ये उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो वैसे जो ह्यूमन की बॉडी है स्टेफ्लोकोकस ऑरियस उसकी स्किन के ऊपर एज ए कमंसल प्रेजेंट होगा। कमंसल प्रेजेंट है तो फिर वो आपकी बॉडी को अफेक्ट नहीं करेगा, वो फूड तो लेगा लेकिन आपको डैमेज नहीं करेगा। लेकिन जब किसी भी इंडिविजुअल का इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाएगा या इम्पेयर हो जाएगा या उसकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी किसी भी रीज़न से, मेडिकेशन से हो सकती है, किसी और वजह से हो सकती है, तो फिर ये आपकी बॉडी के अंदर जाएगा और ये सिस्टमेटिक इफेक्ट्स आपने क्या करेगा, शो करेगा। और ये जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है हम उसको स्टेफ्लोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कहते हैं। और वो बेसिकली जो इसका टॉक्सिन है वो TSS
One है positively referred as super antigens which include staphylococcal, enterotoxin, staphylococcal, exfoliative toxin and streptococcal pyogenic toxin. एंड ये जो टॉक्सिन्स हैं ये भी फिर बॉडी के अंदर जाके डिफरेंट इफेक्ट्स को क्या करते हैं वो शो करते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सोटॉक्सिन्स हैं और हर जो बैक्टीरिया है उसका जो है अपना मोड ऑफ एक्शन है जिसके थ्रू वो टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है। उसका अपना मोड, उसका अपना सिक्रीशन का मैकेनिज्म है। उसके जो टारगेटेड टिश्यूज़ हैं वो भी क्या होते हैं वो डिफरेंट होंगे और जब वो डिफरेंट होंगे तो वो फिर डिफरेंट साइट्स के ऊपर जाके डिजीज़ को स्टैब्लिश करेंगे और जब वो डिजीज़ को स्टैब्लिश करेंगे तो फिर वो डिफरेंट टाइप ऑफ इफेक्ट्स आपकी बॉडी के ऊपर क्या होंगे वो शो होंगे। तो मोस्टली जो हमारे पास क्लस्ट्रीडियम टेटनी है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। तो जब भी, और ये मोस्टली सॉइल के अंदर प्रेजेंट होगा, तो जब भी किसी इंडिविजुअल की स्किन, और ये जो क्लस्ट्रीडियम टेटनी है ये स्किन के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर एंट्री गैन करता है। तो इसलिए जब भी किसी इंडिविजुअल को लगती है कोई एक्सीडेंट होगा तो फिर उसकी स्किन जब रप्चर होगी तो फिर ये डाउट किया जाता है कि अगर स्किन ज़्यादा डैमेज हो गया तो क्लस्ट्रीडियम टेटनी जा सकता है, क्योंकि अगर वो क्लस्ट्रीडियम टेटनी चला जाएगा आपकी बॉडी के अंदर तो वो आपकी बॉडी को बहुत डैमेज करेगा और ह्यूमन की किलिंग भी करता है वो। इसलिए जब भी किसी भी इंडिविजुअल को लगती है तो फिर उसको टेटनस इंजेक्शन दिया जाता है ताकि अगर वो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद भी है जो टॉक्सिन वो प्रोड्यूस करे जो आपके न्यूरॉन्स को अफेक्ट करता है, तो फिर उस एंटी टॉक्सिन की मदद से उसके टॉक्सिन को ब्लॉक किया जा सके ताकि उस इंडिविजुअल की लाइफ को क्या किया जा सके, थ्रेटन होने से क्या किया जा सके, बचाया जा सके। दिस इज़ ऑल अबाउट अवर टुडे लेक्चर। और